Hello ambitious aspirants, I hope you are doing well. So let's start with today's topic, biodiversity. What do you mean by biodiversity? Bio क्या होता है कि anything that constitutes life is called bio. मतलब bio में क्या आता है, जो भी living organism है सारे, और diversity means variations और या फिर difference. तो जो भी variations in living organisms है उसको क्या बोलेंगे हम, biodiversity. Biodiversity is defined as the variability among living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part. This includes diversity within species, between species and of ecosystem. Biodiversity क्या होती है कि variability among living organisms. Living organisms में कितनी variability है, हर living organisms अलग अलग है. Terrestrial ecosystem में अलग अलग living organisms हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है. विद इन स्पीशीज फिर वेरिएशंस हैं, जैसे होमोसेपियंस स्पीशीज है, ठीक है. ह्यूमन बींग्स होते हैं ना होमोसेपियंस, तो उसमें क्या होता है, हर ह्यूमन बींग अलग होता है. तो विद इन स्पीशीज जो वेरिएशंस है वो, बिटवीन स्पीशीज मतलब एक होमोसेपियंस हो गए, जैसे ह्यूमंस हो गए, एक बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, हर स्पीशीज में वेरिएशंस है, अलग अलग है. हर इकोसिस्टम में वेरिएशंस है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. तो इस सब की वेरिएशंस को क्या बोलेंगे हम, बायोडाइवर्सिटी. लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3 लेवल्स होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, इट इज कंसर्न विद द वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज. मतलब जीन्स अलग अलग होते हैं एक स्पीशीज के अंदर. जीन से क्या होता है कि एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है हर इंसान की. एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी किसमें स्टोर होती है, जीन्स में. जैसे ह्यूमन बींग्स है, ठीक है. ह्यूमन बींग सारे एक जैसे नहीं होते, कोई छोटी हाइट का होता है, कोई बड़ी हाइट का होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ऐसे होता है ना. तो ये सारे अलग अलग ह्यूमन बींग्स हैं. तो ये क्यों है ऐसे, क्योंकि इनके जीन्स अलग अलग है. वेरिएशन इन जीन्स है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर, मतलब होमोसेपियंस के अंदर. होमोसेपियंस एक स्पीशीज है, उस स्पीशीज के अंदर एक अलग हर जीन्स में, हर एक इंडिविजुअल में वेरिएशन है जीन्स में. तो उस वेरिएशन से क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होएगा. तो उसको क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउज स्पीशीज टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट्स. जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या होता है कि जैसे हर अलग अलग जीन्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उससे अडेप्ट करना सिखाता है. मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी से ये होता है कि हर चेंजिंग एनवायरमेंट से अडेप्ट करता है स्पीशीज. दिस डाइवर्सिटी एम्स टू इंश्योर दैट सम स्पीशीज सर्वाइव ड्रास्टिक चेंजेस एंड thus कैरी ऑन डिजायरेबल जीन्स. कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं, मतलब कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि ड्रास्टिक चेंजेस को सर्वाइव कर सकते हैं. तो कुछ एक स्पीशीज के अंदर कुछ जीन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ड्रास्टिक चेंजेस को सर्वाइव कर सके. तो इससे क्या होएगा कि जो ये अडेप्ट करेगा चेंजिंग एनवायरमेंट्स में. तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी. जैसे एक होता है कि एक बटरफ्लाईज, बहुत सारी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज होती है, ठीक है. कुछ अलग टाइप की बटरफ्लाईज होती है, फिर रोजेस अलग अलग होते हैं. तो ये सारे क्यों है अलग अलग, क्योंकि इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है. ये एग्जाम्पल है जेनेटिक डाइवर्सिटी का कि बहुत कोई सुंदर बटरफ्लाईज होती है या फिर कोई रोजेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं. तो उनके अंदर क्या है, सारे में जेनेटिक डाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है, इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. मतलब कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कितनी वेराइटी की लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे. स्पीशीज डिफर फ्रॉम वन अनदर मार्केटली इन द जेनेटिक मेकअप, डू नॉट इंटरब्रीड इन नेचर. स्पीशीज जो इसमें होती है वो अलग अलग होती है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होती है, और उनमें जेनेटिक चीजें हैं वो भी अलग अलग होंगी, और वो इंटरब्रीड नहीं करेंगी. जैसे एक स्पीशीज है, ह्यूमन बींग्स अलग है, बर्ड्स अलग है, एनिमल्स अलग है, ठीक है, और प्लांट्स अलग है. तो ये इनमें सब में जीन्स अलग अलग होंगे और ये इंटरब्रीड नहीं करेंगे, ये अपनी ही स्पीशीज में ब्रीड करेंगे. ह्यूमन बींग्स में ही ब्रीड करेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ऐसे होता है. ये इंटरब्रीडिंग नहीं होती इसमें, ठीक है. और इसको कैसे मेजर करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी को, इट इज द रेशियो ऑफ वन स्पीशीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल स्पीशीज. मतलब एक स्पीशीज है, उसके कितनी पॉपुलेशन है उसकी, फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कितनी वेराइटी है स्पीशीज की. बस यही, कोई टेक्निकली इतना ऐसे जरूरी नहीं है, पर थोड़ा जानने के लिए. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, दिस रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स है, अलग अलग जगह पे रहते हैं लोग, ठीक है. तो वो हैबिटेट जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. हैबिटेट इज द क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन. हैबिटेट किसका फैक्टर है, क्लाइमेट का, वेजिटेशन का और ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन. मतलब हैबिटेट किस पे डिपेंड करता है.
तो वहां के क्लाइमेट कैसा है, वहां पे वेजिटेशन कैसी है। अगर क्लाइमेट डिफरेंस होएगा तो वेजिटेशन डिफरेंस ऑफ कोर्स होएगा कि यहाँ पे अलग क्लाइमेट है तो यहाँ पे वेजिटेशन भी अलग होएगी। फिर ज्योग्राफी ऑफ अ रीजन, कैसी वहां पे टोपोग्राफी है, कैसी ज्योग्राफी है, माउंटेन्स है, स्टिल है, ओशंस है, तो ऐसे इस पे डिपेंड करेगा हैबिटेट। तो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ हैबिटेट। कौन कौन से हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कोरल्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, वेटलैंड हो गए, डेजर्ट हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, ये सारे अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स है। तो इसको सबको मिला के हम इसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। Change in climatic condition is accompanied by a change in vegetation as well. Each species adapts itself to a particular kind of environment. मतलब क्या होता है कि क्लाइमेट चेंजेस को जब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे वेजिटेशन भी वहां पे चेंज होगी, कि यहाँ पे अलग क्लाइमेट है तो वहां पे वेजिटेशन भी अलग होगी। तो वैसे ही ईच स्पीशीज, जो भी स्पीशीज है वहां पे, वो अडेप्ट करेगी उसी टाइप के एनवायरमेंट को जहां वो रह रही है, वो अलग टाइप के हैबिटेट में नहीं रह सकती। तो इससे क्या होगा, इसको हम, ये कैसे होएगा, इसको हम सबको क्या बोलेंगे, इसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं हम इसकी, स्पीशीज रिचनेस से। स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ कम्युनिटी, मतलब कितनी स्पीशीज है इसका हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस में क्या है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी कौन सी होती है, इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज। मतलब ये वो डाइवर्सिटी है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में है, और इसको कैसे मेजर करेंगे हम, एज ए नंबर ऑफ स्पीशीज, वहां पे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है उनको काउंट करके, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। और बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम यूजुअली मेजर्ड एज अ चेंज इन अमाउंट ऑफ स्पीशीज बिटवीन द इकोसिस्टम्स। मतलब क्या है इसका, कि दो इकोसिस्टम को जब हम कंपेयर करें और उनमें कितनी डाइवर्सिटी है उसको देखें, और चेंज जैसे जैसे स्पीशीज चेंज हो रही है, कितनी अमाउंट चेंज हो रही है एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में स्पीशीज की, तो उसको अगर हम कंपेयर करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, इट इज अ मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम्स विद इन अ रीजन। मतलब एक रीजन में जो भी जितने भी इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वेटलैंड्स, मैंग्रोव, ये सारे इकोसिस्टम्स है जो भी है, इनमें कितनी डाइवर्सिटी है स्पीशीज की, इस सब को मेजर करने को हम क्या बोलेंगे, गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अल्फा में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में जब हम देखते हैं। बीटा डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जब हम दो इकोसिस्टम्स को कंपेयर करते हैं, और गामा डाइवर्सिटी में जब हम जितने भी इकोसिस्टम एक एरिया में जितने भी हैं उन सब में देखेंगे कितनी स्पीशीज है, तो उसको मेजर करेंगे तो वो है गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पीशीज इवननेस, मतलब वहां पे कितनी इवननेस, कितनी फैली हुई है स्पीशीज, ठीक है। अगर लो इवननेस है तो वहां पे स्पीशीज कम है। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज एट अ गिवन साइट, मतलब कि एक साइट पे कितनी स्पीशीज है। स्पीशीज इवननेस को मतलब ऐसे ही मेजर करते हैं, कितनी स्पीशीज है एक साइट पे। तो अगर लो इवननेस है तो क्या है, फ्यू स्पीशीज डोमिनेट द साइट। बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब। अब फूड वेब क्या होता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स। हमने पहले पढ़ा था कि फूड चेन्स क्या होता है, फूड चेन मतलब एक प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है, ऐसे चेन चलती है सारी, कि पहले जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो खाना बनाते हैं, ठीक है, फिर उनको कंज्यूमर्स उनसे कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे 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 स्टेजेस चलती रहती है, हर ट्रॉफिक लेवल भी इंक्रीज होता रहता है ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, एक फूड चेन। जब इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, फूड वेब। तो उससे क्या होता है, इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वेब में बेसिकली क्या है कि हर जो इंडिविजुअल है, हर क्रिएचर है, वो इंपॉर्टेंट है फूड चेन के लिए। कोई भी छोटे से छोटा भी जो क्रिएचर है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर एक ग्रास हॉपर है, एक एंट भी है छोटी सी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक फूड चेन के लिए। तो अगर किसी एक स्पीशीज अगर कोई एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है, तो वो पूरी चेन को ब्रेक कर सकती है, और उससे क्या हो सकता है जो बाकी स्पीशीज है वो भी क्लोजर टू एक्सटिंक्शन होती जाएगी। तो इससे फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, कि एक जो क्रिएचर है उसकी पूरी वेब ऑफ लाइफ में, मतलब फूड वेब में बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगर हम फूड चेन के साथ कुछ छेड़छाड़ करें या फिर उसको खराब कर दें तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे उसके, और इससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज होगी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी thus the importance of each and every creature in the web of life is evident. Tampering with the food chain only produces negative results, leading to the destruction of the species.
Every time a species becomes extinct, the chain is broken and many species including humans move closer to extinction. ये वही है जो मैंने समझाया कि हर एक क्रिएचर बहुत इंपॉर्टेंट है फूड वेब में. अगर हम फूड चेन को उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे या कुछ उसको खराब करेंगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे. उससे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज. कोई भी एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट होगी तो दूसरी स्पीशीज को भी खतरा है कि वो भी क्लोजर टू एक्सटिंक्शन हो रही है, अगर क्योंकि वो भी उस फूड चेन का हिस्सा है. तो अगर एक स्पीशीज फूड चेन से गायब होगी तो दूसरी जो बाकी स्पीशीज जो उस पर डिपेंडेंट थी उन पर जो इफेक्ट पड़े वो भी उस पर भी तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ना, जो बाकी स्पीशीज रह गई हैं. तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर क्रिएचर्स. ना सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी. क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है बायोडाइवर्सिटी? इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोलॉजिकल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज. इकोसिस्टम सर्विसेज कौन सी होती है? प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पॉल्यूशन ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग. ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज है. बायोलॉजिकल सर्विसेज कौन सी है? फूड प्रोवाइड करते हैं, वुड प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं बायोडाइवर्सिटी. मेडिसिनल रिसोर्सेज एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स. सोशल सर्विसेज कौन सी है? रिसर्च, एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, कल्चरल वैल्यूज. ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. मतलब ये नेचर हमें प्रोवाइड करता है सब. ठीक है. कॉजेज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस. क्या कॉजेज है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के? ईदर पर्टिकुलर स्पीशीज इज डिस्ट्रॉयड, या तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज डिस्ट्रॉय हो सकती है, और द हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड, या तो पर्टिकुलर स्पीशीज डिस्ट्रॉय होगी या उसका हैबिटेट अगर डिस्ट्रॉय कर दिया. हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया तो वहां पे रह नहीं पाएगी क्योंकि वो अडेप्ट उस हैबिटेट के लिए, वो उस हैबिटेट में ही रह सकती है स्पीशीज. अगर उसका हैबिटेट हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो स्पीशीज रह ही नहीं पाएगी, तो इसलिए वो वैसे ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होएगा. और द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज टेक्स प्लेस व्हेन दे आर एक्सप्लॉइटेड फॉर इकोनॉमिक गेन और हंटेड एज अ स्पोर्ट और फॉर फूड. मतलब एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज कैसे हो सकते हैं? या फिर उनको इकोनॉमिक गेन के लिए हम एक्सप्लॉइट करें, या फिर उनको हंट करें एज अ स्पोर्ट के, मतलब ऐसे फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर खाने पीने के लिए. हम जो खाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज हो रही है. धीरे धीरे एक प्रोसेस चल रहा है ये. Extinction of species may also occur due to environmental reasons like ecological substitution, biological factors, pathological causes which can be caused either by nature or man. बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो सकता है? इकोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल कॉजेज से भी हो सकता है कि कोई भी डिजीज हो सकती है किसी स्पीशीज को, उस डिजीज से क्या पता वो पूरी स्पीशीज ही खत्म हो जाए. तो ऐसे ये सारे, या तो ये मैन मेड हो सकते हैं या फिर ये नेचुरल भी हो सकते हैं. जो कॉजेज है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, ये क्या हो सकते हैं? या तो नेचुरल हो सकते हैं या फिर मैन मेड भी हो सकते हैं. नेचुरल कॉजेज में क्या आएगा? जैसे फ्लड्स हो गए या अर्थक्वेक्स आ गए, लैंडस्लाइड्स आ गई, तो वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया में अगर फ्लड्स आ गए तो वहां पे अगर पर्टिकुलर स्पीशीज रह रही है तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज वाइप आउट हो जाएगी. वहां से फ्लड्स आ गए या फिर अर्थक्वेक्स आ गए तो वहां से वाइप आउट हो जाएगी, या लैंडस्लाइड्स कुछ भी आ गए, जो भी नेचुरल कॉजेज है, उससे क्या होएगा कि वहां की जो पर्टिकुलर स्पीशीज है उसको हार्म होएगा. इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होएगा. मैन मेड कॉजेज क्या है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा अगर हम एक स्पीशीज का हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दें अपने पर्सनल गेन्स के लिए. जैसे अगर हमें वुड चाहिए तो हम ट्रीज को काट दें वहां से, तो एक डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी. तो वहां पे वो जब स्पीशीज उसका हैबिटेट ही नहीं रहा तो वो स्पीशीज भी धीरे धीरे मर जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, या प्रोसेस में हो जाएगी एक्सटिंक्शन के. तो ये क्या है? सारे मैन मेड कॉजेज है. हंटिंग एंड पोचिंग से भी हम स्पीशीज कम हो सकती है. और कौन सा हो सकता है? अनकंट्रोल्ड कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब की वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एसेंशियल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रिजर्व द कंटिन्यूटी ऑफ फूड चेन. अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो उससे क्या होगा कि फूड चेन भी प्रिजर्व हो रही है, क्योंकि फूड चेन में वो क्रिएचर्स है ना, तो अगर हम वो क्रिएचर्स को कंजर्व करेंगे तो फूड चेन भी अपने आप प्रिजर्व हो जाएगी. मोड्स ऑफ कंजर्वेशन क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन. एक्स सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब जहां पे वो जो स्पीशीज, पर्टिकुलर स्पीशीज है वो है, या फिर जो बायोडाइवर्सिटी जिस एरिया में है, नेचुरली अकर कर रही है जिस एरिया में, उसको उस साइट से बाहर ले जाके अगर कंजर्व कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्स सीटू कंजर्वेशन. कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरियाज वेयर दे नेचुरली अकर इज नोन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन. मतलब अगर उनको जहां पे वो नेचुरली अकर, नेचुरली है, जहां पे नेचुरली वो ग्रो करते हैं, नेचुरली है वहां पे,
तो वहां पे जो उनको कंजर्व ना करके और उनको किसी और साइट पे ले जाके कंजर्व करने को हम क्या बोलेंगे, ex situ conservation. Here animals are reared or plants are cultivated like zoological parks or botanical gardens. Reintroduction of an animal or plant into the habitat from where it has become extinct is another form of ex situ conservation. क्या होता है कि जो एनिमल जहां पे मतलब वहां पे एनिमल्स है उनको हम कहीं जूलॉजिकल पार्क्स और बोटानिकल गार्डन्स में ले जाके हम अगर उनको कंजर्व कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो उसकी नेचुरली अकरिंग साइट्स पे उनको कंजर्व नहीं कर रहे हम, लेकिन हम उनको अलग किसी जगह ले जाके कंजर्व कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा कि ex situ कंजर्वेशन है ये. तो रीइंट्रोडक्शन ऑफ एन एनिमल और प्लांट इनटू द हैबिटेट फ्रॉम वेयर इट हैज बिकम सो नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ कंजर्वेशन. कौन कौन से, ex situ कंजर्वेशन और एक है in situ कंजर्वेशन. ex situ कंजर्वेशन क्या होता है कि जब हम किसी बायोडाइवर्सिटी या किसी स्पीशीज को जहां पे वो नेचुरली हो रहा है उससे अलग किसी साइट पे ले जाके अगर हम उसको कंजर्व करें तो उसको क्या बोलते हैं, ex situ कंजर्वेशन. ex situ मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब उसको उसकी साइट जहां पे वो नेचुरली अक्कर कर रहा है, ठीक है, नेचुरली है जहां पे नेचुरली ग्रो कर रहा है उस साइट से हटा के किसी और साइट पे अगर हम उसको कंजर्व कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ex situ कंजर्वेशन. Here animals are reared or plants are cultivated like zoological parks और botanical gardens. जैसे हम zoological parks और botanical gardens में हम जैसे zoos में animals को रखते हैं या फिर botanical garden में different plants होते हैं तो उनको जब वहां पे उनकी ब्रीडिंग करते हैं, वहां पे कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, ठीक है, तो वो कंजर्व करते हैं वहां पे. तो ये इसका किसके एग्जाम्पल है, ये ex situ कंजर्वेशन का. Reintroduction of an animal or plant into the habitat from where it has become extinct is another form of ex situ conservation. ex situ conservation का एक और एग्जांपल क्या है कि जब हम एक किसी प्लांट या एनिमल को वहां किसी एक हैबिटेट में रीइंट्रोड्यूस करते हैं, जब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसी हैबिटेट में वो एक्सटिंक्ट हो चुका है लेकिन हम उसको रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं उसी हैबिटेट में, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, वो भी ex situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है. ठीक है. नेक्स्ट इज इन situ कंजर्वेशन. इन situ कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्विंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स इज नोन एज इन situ कंजर्वेशन. मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में अगर हम कंजर्व करें जहां पे वो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, नेचुरली अकर कर रहे हैं, तो उसी साइट पे अगर हम उनको कंजर्व करें तो उसको क्या बोलते हैं, इन situ कंजर्वेशन. The established natural habitats are national parks and sanctuaries. कहां पे है, नेशनल पार्क्स और सेंचुरी, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर रिजर्व्ड एरियाज है, रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये सारे किसके एग्जांपल है, इन situ कंजर्वेशन के. कंस्ट्रेंट्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. कंस्ट्रेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अर्बनाइजेशन से क्या होता है, लैंड ज्यादा वो यूज करते हैं, ठीक है, लैंड यूज करते हैं, उससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होती है. इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी हम ट्रीज को करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है, उससे जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स या प्लांट्स का वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट है, ये कंस्ट्रेंट्स है. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मॉनेटरी गेन. ये भी सेम है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम अपनी उपयोग करने के लिए, उसको यूज करने के लिए अगर हम जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, तो उसको क्या है, कंस्ट्रेंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में. Now next is botanical garden. Botanical garden refers to the scientifically planned collection of living trees, shrubs, herbs, climbers and other plants from various parts of the world. Botanical garden क्या है कि जब भी साइंटिफिक प्लान कलेक्शन होती है किसी चीज की, लिविंग ट्रीज की, श्रब्स की, हर्ब्स की, क्लाइंबर्स की एंड अदर प्लांट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जब भी इनका सबका कलेक्शन होता है, साइंटिफिकली प्लान कलेक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोटानिकल गार्डन. इसका बोटानिकल गार्डन का पर्पस क्या है, टू स्टडी द टेक्सोनोमी एज वेल एज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. टेक्सोनोमी मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. इट हेल्प्स डेवलप ऑफ न्यू हाइब्रिड्स. जैसे वहां पे दो प्लांट्स को मिला के एक नया हाइब्रिड बनाया जाता है बोटानिकल गार्डन में. इट ऑगमेंट्स कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज. मतलब ये कंजर्व करती कौन सी, रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज को. बोटानिकल गार्डन का ये पर्पस है. जू क्या है, जू इज एन एस्टैब्लिशमेंट whether stationary or mobile where captive animals are kept for exhibition to the public and includes a circus and rescue centers but does not include an establishment of a licensed dealer in captive animals. zoo वैसे तो क्या है, बेसिकली एक एंटरटेनमेंट है कि हम जो आप जाते हैं ना जूज में, जैसे देखते हैं हम एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो वहां पे रखे होते हैं उन्होंने एनिमल्स, वो वैसे एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए होते हैं. लेकिन आजकल जूज है जो वो है
कंजर्वेशन साइट्स भी बन रही है, ठीक है, वहां पे कंजर्व कर रहे हैं थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग। थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग जूज में कंजर्वेशन हो रही है एनिमल्स की। नेक्स्ट इज द रेड डेटा बुक। Species judged as threatened are listed by various agencies as well as by some private organization. The most cited of these lists is the Red Data Book. जो भी जैसे थ्रेटेंड स्पीशीज है वो किसी एक एजेंसी लिस्ट तो करती है ना, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट करती है, तो उसमें सबसे एक्सक्लूसिव लिस्ट कौन सी है? रेड डेटा बुक, जो कि थ्रेटेंड स्पीशीज को लिस्ट करती है। Plants animals presently experienced throughout the globe. The Red Data Book was first issued in 1966 by the IUCN Special Survival Commission as a guide for formulation, preservation and management of species listed. Red Data Book first कब इशू हुई थी? 1966 में IUCN ने इशू की थी ये। और किस लिए इशू की थी? कि जो स्पीशीज है उनको जब वो लिस्ट करेंगे उनकी कौन सी थ्रेटेंड स्पीशीज है, फिर उनको जैसे उनका प्रिजर्व करने का मैनेजमेंट है उसको बनाएंगे हम, वो पूरा एरिया बनाएंगे जो मैनेजमेंट के लिए उनको, तो उनको मैनेज करेंगे, उनको प्रिजर्व करेंगे, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। तो ये रेड डेटा बुक इसीलिए फर्स्ट इशू की गई थी। इन दिस बुक इंफॉर्मेशन फॉर एंडेंजर्ड मैमल्स and birds are more extensive than for other groups of animals and plants. Coverage is also given to less prominent organisms facing extinction. इस बुक में क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें बेसिकली क्या है, जो एंडेंजर्ड मैमल्स है या फिर बर्ड्स है वो ज्यादा दे रखे हैं, और जो एक्सटेंशन होने वाली जो स्पीशीज है जो एक्सटेंट हो चुकी है, एक्सटेंट के ऑन द वर्ड ऑफ एक्सटेंशन है जो, तो वो सारी स्पीशीज इसमें है। इसमें क्या होता है, पिंक पेज होता है। पिंक पेज में क्या होता है, वो पिंक पेज के अंदर जो भी एनिमल्स या जो भी बर्ड्स है, जो भी स्पीशीज लिस्ट की है वो क्या होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है। और एक होती है ग्रीन पेज, इसमें ग्रीन पेज होता है। ग्रीन पेज क्या होता है, जो स्पीशीज एंडेंजर्ड हो चुकी थी, पहले एंडेंजर्ड की लिस्ट पे थी लेकिन अब वो रिकवर हो चुकी है, अब वो एक नो लॉन्गर थ्रेटेंड स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाती है, तो वो होता है ग्रीन पेज। इसके अंदर रेड डेटा बुक के अंदर ये कि पिंक पेज में क्रिटिकली एंडेंजर्ड और ग्रीन पेजेस में जो रिकवर हो चुके हैं एंडेंजर्ड से, तो इसमें दो होते हैं, ठीक है। IUCN क्लासिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन प्रायोरिटी। एक्सटिंक्ट कौन सी होती है? टैक्सॉन मतलब बेसिकली क्या होता है, स्पीशीज। A taxon is presumed extinct when exhaustive surveys in known or expected habitat at appropriate times throughout its historic range have failed to record an individual. Extinct किसको बोलेंगे हम? कि जब भी हमने बहुत ज्यादा सर्वे किया है जहां पे वो कोई भी स्पीशीज जहां पे उसका हैबिटेट है, फिर या फिर कोई और नोन हैबिटेट है जहां पे वो एग्जिस्ट करती है, फिर हर टाइम्स में हमने उसको सर्वे किया कि वहां पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, जैसे सुबह के टाइम या फिर सुबह रात शाम सब टाइम हमने देखा है, हर सीजन में हमने सर्वे किया है, एनुअली हमने सर्वे करके देखा है। जब हम ये सर्वे के बाद हमें पता चल जाएगी ये स्पीशीज कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इसकी एक भी स्पीशीज नहीं है कहीं भी, तो वो कौन सी स्पीशीज में आएगी? एक्सटिंक्ट स्पीशीज में, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कौन सी होती है? A taxon is extinct in the wild when it is known only to survive in cultivation, in captivity or as a naturalized population well outside the past range. मतलब extinct in the wild वो होती है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं होती लेकिन उसको कहीं प्रिजर्व किया जाता है, मतलब एक कैप्टिविटी में रखा जाता है, तो वो होती है extinct in the wild. A taxon is presumed extinct in the wild when exhaustive surveys in known or expected habitat at appropriate times throughout its historic range have failed to record an individual. यही सेम है कि हम इसका सर्वे करते हैं पूरा, और अगर सर्वे के बाद हमें पता चलता है कि कहीं भी अपने नेचुरल हैबिटेट में एग्जिस्ट नहीं करी लेकिन एक कैप्टिविटी में इसको रखा हुआ है, तो ये इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। नेक्स्ट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा होता है? A taxon is critically endangered when the best available evidence indicates that it meets any of the criteria for critically endangered. Critically endangered के लिए कौन सा क्राइटेरिया आएगा? Reduction in population. मतलब कि अब जब जैसे over the last 10 years, जो 10 सालों में उसकी अगर पॉपुलेशन 90% से कम हो चुकी है तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएगा। फिर उसकी पॉपुलेशन साइज क्या है? नंबर लेस देन 50 मेच्योर इंडिविजुअल्स, मतलब उनका जो नंबर है वो 50 इंडिविजुअल से कम हो चुका है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इन एटलीस्ट 50% इन देयर 10 years। मतलब ये है कि ये सारा क्राइटेरिया, अगर हम किसी स्पीशीज को हमें लिस्ट करना है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, तो उसका क्या क्राइटेरिया है कि जो उसकी पॉपुलेशन है वो 10 सालों में 90% कम हो चुकी है तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ सकती है। जो उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो 50 से कम रह चुके हैं
तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही एंडेंजर्ड है, अ टैक्सॉन इज एंडेंजर्ड व्हेन द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस इंडिकेट्स दैट इट मीट्स एनी ऑफ द क्राइटेरिया फॉर एंडेंजर्ड। क्राइटेरिया क्या है? रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, मतलब 70% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। कितना, अगर उनका जो लास्ट 10 ईयर्स में अगर 70% से ज्यादा पॉपुलेशन रिड्यूस हो चुकी है उस स्पीशीज की, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगी? एंडेंजर्ड कैटेगरी। Quantitative analysis showing the probability of extinction in wild in at least 20% within 20 years. जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्या था? 50% इन देयर 10 ईयर्स, मतलब 50% एक्सटिंक्ट हो चुकी है। वो जो एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड है वो एटलीस्ट 50% है 10 ईयर्स में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्पीशीज में। और एंडेंजर्ड में क्या है कि 20% एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड है विद इन 20 ईयर्स। तो ये एंडेंजर्ड का क्राइटेरिया है। एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड हमने देखा था कि वो कहीं भी अपने नेचुरल हैबिटेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसको कैप्टिविटी में रखा हुआ है। वल्नरेबल क्या है? A taxon is vulnerable when the best available evidence indicates that it meets any of the criteria for vulnerable. Vulnerable के लिए क्या क्राइटेरिया है? रिडक्शन इन पॉपुलेशन 50% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। अगर उनकी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है लास्ट 10 ईयर्स में, तो वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आएंगे। Probability of extinction in wild is at least 10% within 100 years, मतलब extinction in wild की probability कितनी है? 10% within 100 years, तो वो vulnerable होंगे। मतलब extinction in wild 10% हो चुकी है, कम से कम 10% होनी चाहिए within 100 years, तो वो vulnerable की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब near threatened species कौन सी है? A taxon is near threatened when it has been evaluated against the criteria but does not qualify for critically endangered, endangered or vulnerable now, but is close to qualify for or likely to qualify for a threatened category in the near future. Near threatened कौन सी स्पीशीज होती है? जो कि हमने उनका सर्वे किया और हमने उसको इवेल्युएट किया, लेकिन इवेल्युएशन के बाद हमें पता चल जाए कि वो किसी भी लिस्ट में नहीं आ रही, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में भी नहीं आ रही, एंडेंजर्ड में भी नहीं आ रही, वल्नरेबल में भी नहीं आ रही। तो अगर वो इन तीनों में नहीं आ रही, लेकिन हमें लग रहा है कि वो नियर ईयर्स में बहुत ही जल्दी अगर वो थ्रेटेंड स्पीशीज में आ सकती है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन इतनी है कि वो थ्रेटेंड स्पीशीज में आ सकती है। थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सी है? सारी, इन सबको थ्रेटेंड बोलेंगे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, तीनों को क्या बोलेंगे हम? थ्रेटेंड स्पीशीज। तो इन तीनों में से किसी एक में आने, जैसे अगर वो नियर थ्रेटेंड है, मतलब कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है कि वो जल्दी ही थ्रेटेंड में आ सकती है, मतलब या तो वो वल्नरेबल कैटेगरी में एंटर कर सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नियर थ्रेटेंड। लीस्ट कंसर्न कौन सी है? A taxon is least concerned when it has been evaluated against the criteria and does not qualify for critically endangered, endangered, vulnerable or near threatened. It is widespread and abundant taxa are included in this category. मतलब लीस्ट कंसर्न कौन सी होती है कि हमने उसको इवेल्युएट किया और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल और नियर थ्रेटेड में भी नहीं आ रही, वो किसी में भी नहीं आ रही, तो हमें पता है कि वो लीस्ट कंसर्न है, उसको हम कंजर्व करने की जरूरत है, वो बहुत ही अबंडेंस में है, ठीक है, बहुत ही अबंडेंट है उसकी, तो वो उसको हमें ध्यान देने की जरूरत है, उसको कंजर्व करने की जरूरत है, उस पर हमें लीस्ट कंसर्न देना है, ठीक है। तो वो कौन सी होगी? सारी स्पीशीज लीस्ट कंसर्न, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और नियर थ्रेटेड में आ ही नहीं रही, उसके जो क्राइटेरिया उसको मीट ही नहीं कर रही। डेटा डेफिशिएंट कौन सी होती है? अ टैक्सॉन इज डेटा डेफिशिएंट व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू मेक अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ इट्स रिस्क ऑफ एक्सटेंशन बेस्ड ऑन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड और पॉपुलेशन स्टेटस। मतलब डेटा डेफिशिएंट वो होती है जो कि हमें उसका डेटा ही नहीं पता कि वो रिस्क ऑफ एक्सटेंशन में या फिर वो नियर थ्रेटेड में आ सकती है या फिर वो कैटेगरी थ्रेटेड में एंटर कर सकती है, हमें उसका कोई डेटा ही नहीं है, हमें इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है उस स्पीशीज की, तो वो डेटा डेफिशिएंट में आएगी। लिस्टिंग ऑफ टैक्सा इन दिस कैटेगरी इंडिकेट्स दैट मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड and acknowledges that possibility that future research will show that threatened classification is appropriate। इसमें क्या होता है? इसमें जो कैटेगरी है उसके लिए हमें बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर हमें उसको किसी कैटेगरी में डालना है, नियर थ्रेटेंड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, तो उसके लिए हमें बहुत डेटा चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास डेटा नहीं है उस चीज का, लेकिन वो फिर भी एक्सटेंशन या फिर थ्रेटेंड स्पीशीज हो, एग्जिस्ट करती हो एज अ थ्रेटेंड स्पीशीज, वो क्राइटेरिया फुलफिल करती हो एज अ थ्रेटेंड स्पीशीज, लेकिन जब हमारे पास उसका डेटा ही नहीं है तो हम उसको उस कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते, तो इसीलिए उनका डेटा इकट्ठा करना या फिर उनका सर्वे करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नॉट इवेल्युएटेड मतलब अ टैक्सॉन इज नॉट इवेल्युएटेड व्हेन इट हैज नॉट येट बीन इवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया। मतलब नॉट इवेल्युएटेड का सेम ही है कि जब वो इवेल्युएट ही नहीं की गई कोई स्पीशीज तो किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट तो वो नॉट इवेल्युएटेड में आ गई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे।
थैंक यू।